नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। यार, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान बार बार भटक रहा है? मतलब आप चाहकर भी किसी एक चीज पर एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। अगर हाँ, तो आज का ये सेशन आपके लिए ही है। आज हम स्क्रीन पर दिख रहे इन एलिमेंट्स, स्किप टू मेन कंटेंट और सर्च दिस ब्लॉग से होते हुए एक बहुत ही शानदार विषय की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट अमीशी पी झा की किताब पीक माइंड, फाइंड योर फोकस, ओन योर अटेंशन के सारांश पर गहराई से बात करेंगे। अब ये बेहतरीन सारांश हमने ज्ञान की यात्रा नाम के एक ब्लॉग से लिया है। ज्ञान की यात्रा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, एक ऐसा ब्लॉग है जो आपको पढ़ने, सीखने और सेल्फ डेवलपमेंट की एक बहुत ही प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें किताबों के सार, जीवन दर्शन, व्यावहारिक ज्ञान और हमारी रोजमर्रा की समझ को बड़ी ही सरल भाषा में पेश किया जाता है। सच कहूं तो ये ब्लॉग हमारी जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और इस ज्ञान को असल जीवन में उतारने की दिशा में एक बहुत ही सार्थक कदम है। यहाँ आपको कुछ शेयरिंग लिंक्स भी दिखेंगे, फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल और अन्य ऐप्स के लिए। तो 21 अक्टूबर 2025 को पब्लिश हुए इस कमाल के लेख में हम ये जानेंगे कि कैसे रोजाना सिर्फ 12 मिनट का निवेश करके हम अपने ध्यान को, अपने फोकस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सारांश की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। किताब का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। पीक माइंड हमें बताता है कि कैसे आज का ये आधुनिक जीवन हमारे ध्यान को पूरी तरह से खंडित कर देता है और हमें एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर छोड़ देता है। न्यूरोसाइंटिस्ट अमीशी पी झा ने दशकों की अपनी लैब रिसर्च और फील्ड स्टडीज को, जिसमें युद्ध क्षेत्रों के सैनिकों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक शामिल हैं, एक साथ पिरोया है। वो ये साबित करती हैं कि ध्यान यानी अटेंशन कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक प्रशिक्षित मानसिक मांसपेशी है, एक ऐसा मसल जिसे ट्रेन किया जा सकता है। वो एक डेली 12 मिनट्स का माइंडफुलनेस प्रोटोकॉल सामने रखती हैं, जो लगातार ध्यान, इमोशनल बैलेंस और हमारे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे न्यूरल सर्किट को फिर से वायर करने में पूरी तरह से कारगर साबित हुआ है। ये इंट्रोडक्शन हमें विज्ञान, कुछ सच्ची कहानियों और 7 अध्यायों के सफर के लिए तैयार करता है। अब आते हैं अध्याय 1 पर, एक सीमित संसाधन के रूप में ध्यान। यहाँ लेखिका ने युद्ध में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से शुरुआत की है, जिन्हें गोलियों की बौछार के बीच पल भर में जिंदगी और मौत के फैसले लेने पड़ते हैं। जरा सोचिए, ये कहानियां हमें साफ साफ दिखाती हैं कि हमारा ध्यान कोई कभी ना खत्म होने वाला कुआं नहीं है, बल्कि यह एक लिमिटेड करेंसी है जिसे हम हर विचार, हर फैसले और हर डिस्ट्रैक्शन के साथ खर्च करते रहते हैं। वो ध्यान के 3 मुख्य घटकों को परिभाषित करती हैं: चयनात्मक एकाग्रता, निरंतर प्रयास और संज्ञानात्मक लचीलापन। हम सीखते हैं कि कैसे हमारा रिएक्टिव माइंड इस संसाधन को हाईजैक कर लेता है, जबकि हमारी सचेत जागरूकता इसे हमारे लक्ष्यों की ओर वापस मोड़ती है। इस अध्याय का अंत ध्यान को एक सुपर पावर बताते हुए होता है, जिसे हमें सचेत रूप से विकसित करना ही चाहिए। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर, माइंडफुलनेस के तंत्र का आधार। ये चैप्टर ना अत्याधुनिक ब्रेन इमेजिंग साइंस को बहुत ही आसान और सुलभ अंतर्दृष्टि में बदल देता है। झा समझाती हैं कि कैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमारे दिमाग के एग्जीक्यूटिव अटेंशन नेटवर्क को मजबूत करती है और ध्यान भटकाने वाले डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कमजोर कर देती है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा पॉइंट है। वो बताती हैं कि रोजाना ट्रेनिंग के सिर्फ 1 महीने बाद ही वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी में पूरे 16% की वृद्धि देखी गई। 16%! रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स में वो फ्रंटलाइन सैनिक शामिल हैं जिनकी तनाव झेलने की क्षमता बेहतर हुई, और वो छात्र शामिल हैं जिनके ग्रेड्स में उछाल आया। तो विज्ञान इस बात पर पूरा जोर देता है कि समय के छोटे छोटे निवेश से भी हमारे नर्वस सिस्टम में मापे जा सकने वाले बदलाव होते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये करना कैसे है। यहीं आता है अध्याय 3, 12 मिनट माइंडफुलनेस प्रोटोकॉल। झा ने अपनी सालों की रिसर्च और टीचिंग को हमारी आज की बिजी लाइफ के हिसाब से 3 आपस में जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस में पिरोया है। पहला है केंद्रित श्वास, जहां आपको बस अपनी सांस लेने और छोड़ने पर पूरा ध्यान फोकस करना है। दूसरा है बॉडी स्कैन जागरूकता, जिसमें सिर से लेकर पैर तक शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना होता है। और तीसरा है खुली निगरानी, जहां बिना कोई जजमेंट पास किए बस अपने विचारों और अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इनमें से हर एक मॉड्यूल लगभग 4-4 मिनट का होता है, जिससे एक बहुत ही छोटी लेकिन आसानी से दोहराई जाने वाली रूटीन बन जाती है। इस किताब में दिए गए विस्तार और टाइमिंग से आप इन अभ्यासों को सुबह उठने के बाद या दोपहर के लंच ब्रेक में बड़ी सहजता से शामिल कर सकते हैं, जहां यहाँ परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय सौम्य दृढ़ता
यानी एक जेंटल कंसिस्टेंसी पर जोर देती हैं, और वो हमें समझाती हैं कि अगर हमारा मन भटकता है तो उसे अपनी हार मत मानिए, बल्कि उसे एक डेटा के रूप में देखिए कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 पर, ध्यान भटकाने वाले पैटर्न की पहचान करना। इस सेक्शन में झा ने हमारे ध्यान को चुराने वाले सबसे आम चोरों की एक लिस्ट दी है। ये मुख्य रूप से 3 हैं। पहला, बाह्य व्यवधान, जैसे कि फोन की नोटिफिकेशंस, बाहर का शोर शराबा या डिजिटल पिंग। दूसरा, आंतरिक बातचीत, यानी हमारे अंदर चलने वाली चिंताएं, टू डू लिस्ट या कोई पुरानी बातचीत जिसे हम बार बार दिमाग में दोहराते रहते हैं। और तीसरा है आदतन मल्टीटास्किंग, यानी बिना एक काम को पूरा किए लगातार दूसरे कामों पर जंप करते रहना। इन ध्यान भटकाने वाले चोरों से निपटने के लिए वो रेन फ्रेमवर्क का एक बेहतरीन समाधान देती हैं। रेन का मतलब है रिकॉग्नाइज, यानी विकर्षण को पहचानें। एक्सेप्ट, यानी उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें। इन्वेस्टिगेट, यानी उसके स्रोत की जांच करें। और नॉन आइडेंटिफाई, यानी उस विकर्षण से खुद को अलग रखना। इसे आप एक क्विक रीसेट बटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो असल जिंदगी की कहानियों से बताती हैं कि कैसे फ्रंटलाइन पर काम करने वाली नर्सेज क्रिटिकल सिचुएशंस में इस रेन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती हैं। वो बस एक पल के लिए रुकती हैं, अपना ध्यान वापस लाती हैं और इस तरह थकान और होने वाली गंभीर गलतियों को रोक लेती हैं। अब आता है अध्याय 5, उच्च प्रदर्शन सेटिंग्स में ध्यान। वेस्ट पॉइंट के कैडेट्स और टॉप लेवल के एथलीट्स की कहानियों के आधार पर झा एक्सप्लोर करती हैं कि कैसे ध्यान की ट्रेनिंग भारी दबाव में भी हमारे परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं। वो यहाँ पीक परफॉर्मेंस के 3 स्तंभों की रूपरेखा रखती हैं। पहला है तनाव अंशांकन, यानी अपने लिए सबसे सही उत्तेजना या स्ट्रेस के लेवल को पहचानना। दूसरा, कार्यपूर्व दिनचर्या, किसी भी बड़े काम से पहले एक छोटा सा ध्यान का अनुष्ठान करना। और तीसरा है पुनर्प्राप्ति अभ्यास, यानी हाई प्रेशर पलों के बीच में खुद को रीसेट करने का अभ्यास। इन केस स्टडीज से एक और कमाल की बात पता चलती है, वो ये कि जो बहुत ही अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो भी अगर अपने डेली रूटीन में सिर्फ ये 12 मिनट का वार्म अप और कूल डाउन जोड़ लें तो वो अपने फील्ड में एक बहुत ही स्पष्ट और मापे जा सकने वाली बढ़त हासिल कर लेते हैं। मतलब ये तकनीक वाकई काम करती है। अध्याय 6 बात करता है फोकस के माध्यम से भावनात्मक लचीलापन की। देखिए, हमारा ध्यान हमारे इमोशनल लैंडस्केप को हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहराई से आकार देता है। जहां हमें समझाती हैं कि कैसे बहुत ज्यादा सोचना या तुरंत गुस्से में रिएक्ट करना हमारी ध्यान की बैंडविड्थ को पूरी तरह से सोख लेता है, और इसी से मूड स्विंग्स होते हैं और निर्णय लेने में थकान महसूस होती है। इस नेगेटिव साइकिल को तोड़ने के लिए वो कुछ टारगेटेड अभ्यास सुझाती हैं, जैसे अपनी भावनाओं को एक नाम देना, उन्हें चिन्हित करना और फिर अपनी सांसों पर वापस फोकस करना। न्यूरोसाइंस के सबूत भी इस बात की गवाही देते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन के एमिगडाला की रिएक्टिविटी कम होती है, जिससे तनाव के वक्त भी हम शांत रह पाते हैं और हमारे आपसी रिश्ते भी बेहतर होते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं अध्याय 7 पर, दैनिक जीवन में शिखर मन को शामिल करना। ये आखिरी अध्याय इस पूरी थियरी को एक परमानेंट आदत में बदल देता है। जहां यहां हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को जोड़ने की तकनीक की सलाह देती हैं। इसका मतलब है कि आप इस 12 मिनट के अभ्यास को अपनी किसी पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ लें, जैसे सुबह की कॉफी पीते वक्त या लंच के बाद टहलते समय। इसके लिए वो कई टूल्स भी देती हैं, जैसे जर्नल्स, दोस्तों के साथ चैलेंजेस, सैंपल ट्रैकिंग चार्ट्स और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। धीरे धीरे इस कंसिस्टेंसी को बढ़ाकर आप सिर्फ एक तय समय पर ध्यान लगाने से आगे बढ़कर अपने पूरे दिन में सहज रूप से प्रेजेंट रहने लगते हैं। इस किताब का निष्कर्ष और अगले कदम हमें बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि पीक माइंड ध्यान को जन्म से मिली किसी फिक्स चीज के बजाय एक प्रशिक्षित कौशल के रूप में फिर से परिभाषित करता है। झा के इस प्रोटोकॉल में हर दिन सिर्फ 12 मिनट लगाने से आप ज्यादा फोकस कर पाते हैं, आपका इमोशनल बैलेंस सुधरता है और आप जिंदगी के छोटे छोटे पलों का ज्यादा आनंद ले पाते हैं। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए 3 कदम हैं। अपनी प्रैक्टिस का एक वीकली लॉग रखें, अलग अलग समय और जगह पर प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करें, और सबसे जरूरी, अपनी इस जर्नी को अपनी कम्युनिटी या किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ शेयर करें। ध्यान को एक कीमती संसाधन मानकर आप ज्यादा सचेत होकर जीने की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पीक माइंड का एक बेहतरीन और आंखें खोल देने वाला सारांश। लेकिन रुकिए, ज्ञान की यात्रा ब्लॉग पर ज्ञान का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ आपको इसे फिर से शेयर करने के ऑप्शंस, कमेंट सेक्शन के हेडर्स और गूगल साइन इन के प्रॉम्प्ट्स दिखेंगे। चलिए अब इसी ब्लॉग के कुछ और पॉपुलर पोस्ट पर एक नजर डालते हैं, जो यकीनन हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ पॉपुलर पोस्ट्स फ्रॉम दिस ब्लॉग सेक्शन में एक और शानदार लेख है, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिमेंबरिंग एवरीथिंग।
जिसे जोशुआ फोर ने लिखा है। इसके पहले चैप्टर का स्निपेट हमें बताता है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल है। फोर लगभग एक इत्तेफाक से प्रतिस्पर्धी मेमोरी की दुनिया में कदम रखते हैं जब वो एक जर्नलिस्ट के रूप में यूएस मेमोरी चैंपियनशिप को कवर करने जाते हैं, जिससे वे बस कुछ सनकी लोगों का एक छोटा सा जमावड़ा समझ रहे थे। वो आश्चर्यजनक रूप से एक ऐसा अखाड़ा साबित होता है जो साधारण से दिखने वाले लोगों से भरा था, लेकिन वो लोग असाधारण करतब दिखा रहे थे। वो देखते हैं कि कैसे प्रतियोगी 2 मिनट से भी कम समय में ताश के पत्तों का पूरा डेक, नंबरों की लंबी लंबी सीरीज और उन अजनबियों के नाम याद कर लेते हैं जिनसे वो बस कुछ सेकंड पहले मिले थे। है ना कमाल? यह अध्याय इस पूरी किताब के सबसे मुख्य सवाल को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये मेमोरी चैंपियंस जन्म से ही असाधारण दिमाग वाले होते हैं, या फिर क्या वे सिर्फ बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? फोर की जो उत्सुकता है ना, वो इस प्रतियोगिता के तमाशे से नहीं बल्कि इन प्रतियोगियों के साधारण होने से जाग उठती है। वे चैंपियंस खुद जोर देकर कहते हैं कि वे कोई जीनियस नहीं हैं, बल्कि वे तो बस कुछ प्राचीन पुरानी याद करने की विधियों का अभ्यास करते हैं। बस यही वो पल था जो फोर को एक दर्शक से एक भागीदार बनने के लिए प्रेरित करता है, और यहीं से शुरू होती है उस इंसान की कहानी जिसे सब कुछ याद रहता है। यहां आपको इससे पूरा पढ़ने के लिए रीड मोर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ज्ञान और रोचक जानकारियों की इस यात्रा में लिस्ट में अगला नाम है ऑर्डिनरी मैजिक, द साइंस ऑफ हाउ वी कैन अचीव बिग चेंजेस विद स्मॉल एक्ट्स, जिसे ग्रेगरी एम वॉल्टर ने लिखा है। इसके पहले ही पैराग्राफ में छोटे छोटे कामों की उस छिपी हुई ताकत पर बात की गई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वॉल्टन एक बहुत ही शांत लेकिन क्रांतिकारी विचार से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया सिर्फ बड़े बड़े सुधारों से नहीं बदलती, बल्कि अर्थ में किए गए बहुत ही सूक्ष्म छोटे बदलावों से भी बदलती है। वो उस सांस्कृतिक मिथक को चुनौती देते हैं जो कहता है कि बदलाव लाने के लिए बहुत भारी प्रयास, बड़े बड़े प्रोग्राम या अदम्य इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके ठीक उलट उनका तर्क है कि हम इंसान व्याख्या करने वाले प्राणी हैं। हम लगातार अपने अनुभवों का कोई ना कोई अर्थ निकालते रहते हैं, और छोटे लेकिन सही समय पर दिए गए संकेत इन व्याख्याओं को गहरे और बड़े अर्थों में बदल सकते हैं। अर्थ के मनोविज्ञान को समझाते हुए वॉल्टन एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि लोग कभी भी घटनाओं पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जी हाँ, इसके बजाय वो उन घटनाओं से जुड़े हुए जो अर्थ होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जिसे कम मार्क्स मिलते हैं, वो या तो इसे ये मान सकता है कि मैं उतना होशियार नहीं हूं, या फिर वो इसे एक ऐसे संकेत की तरह देख सकता है कि मुझे अपनी पढ़ाई की रणनीति में सुधार करने की जरूरत है। बस यही सोच का एक छोटा सा बदलाव आगे चलकर बहुत बड़े परिणाम ला सकता है। इसे भी आप रीड मोर बटन पर क्लिक करके विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसी पॉपुलर सेक्शन में एक और बेहतरीन दार्शनिक पोस्ट है जिसका शीर्षक है आर्थर शोपेनहावर्स की काउंसिल्स एंड मैक्सिम्स। अब देखिए, आर्थर शोपेनहावर की ये कृति कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का एक पूरा फिलोसॉफिकल मैप है। एक ऐसा नक्शा जो हमारे जीवन के भ्रम, इसके जाल, इसके शांत आनंद और इसे जीने के लिए जो आंतरिक अनुशासन चाहिए, उसे दर्शाता है। शोपेनहावर ने इंसानी फितरत को बिना किसी भावुकता के बड़ी ही बेबाकी और स्पष्टता से लिखा है। फिर भी इसमें समझदारी से जीवन जीने की एक गहरी चिंता झलकती है। इस पोस्ट का शुरुआती टेक्स्ट बताता है कि कैसे ये विस्तृत सारांश शोपेनहावर के विचारों को हमारे आज के मॉडर्न चिंतन के साथ पिरोता है। इसकी अध्याय 1 में सामान्य नियमों की बात की गई है। शोपेनहावर एक बहुत ही मूलभूत दावे के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। वो कहते हैं, हमारी खुशी का सबसे बड़ा आधार हमारा अपना आंतरिक स्वभाव है। हमारी बाहरी परिस्थितियां, जैसे कि पैसा, शोहरत या लोगों की तारीफ, ये सब बहुत ही अस्थिर और अक्सर हमें भ्रम में डालने वाली होती हैं। असल में हमारे जीवन के अनुभव को जो चीज़ आकार देती है, वो है हमारे मन की गुणवत्ता। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे सोचने की आदतें कैसी हैं और शांत रहने की हमारी क्षमता कितनी है। आंतरिक जीवन की प्रधानता पर तर्क देते हुए वो कहते हैं कि लोग अक्सर बाहरी सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं और उन आंतरिक स्थितियों को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं जो असल में सुख को संभव बनाती हैं। क्योंकि कड़वा सच तो यही है कि एक बेचैन मन बाहरी सुखों से कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। और हाँ, यहाँ भी रीड मोर का ऑप्शन मौजूद है। अब जरा पावर्ड बाय ब्लॉगर और थीम क्रेडिट्स के साथ इस ब्लॉग के लेखक के बायो पर नजर डालते हैं। इन सभी बेहतरीन सारांशों के पीछे प्रफुल्ल शर्मा जी का प्रयास है। इंग्लिश में लिखे उनके ऑथर बायो के अनुसार प्रफुल्ल आजीवन सीखने के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है और वे कहानी कहने की अहमियत को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यही चीज़ विकास और आत्मखोज को प्रेरित करती है। अपनी इस कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल क्लाउड कंप्यूटिंग,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उत्पादकता, बिजनेस, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, दर्शनशास्त्र, क्रिटिकल थिंकिंग और लीडरशिप जैसे ढेरों विषयों को एक्सप्लोर करते हैं। अपनी व्यावहारिक अंतर्दृष्टि साझा करके वे हम सभी को गहराई से सोचने और ज्ञान को सार्थक कार्यों में बदलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ व्यू प्रोफाइल के लिंक के ठीक नीचे अगर हम ब्लॉग के आर्काइव या संग्रह पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि महीनों और उनके सामने लिखे पोस्ट काउंट्स का एक पूरा क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। इसे देखकर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्लॉग पर पिछले कई महीनों से बल्कि साल दर साल कितनी निरंतरता के साथ ये ज्ञानवर्धक लेख पब्लिश हो रहे हैं। हर महीने का ये डेटा साफ दिखाता है कि ये ब्लॉग ज्ञान का एक कितना समृद्ध और एक्टिव खजाना है। और अंत में आपको शो मोर, शो लेस और रिपोर्ट अब्यूज जैसे नेविगेशन एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर से हमने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो रोजाना सिर्फ 12 मिनट निकालकर अपने ध्यान को कंट्रोल करना हो, छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाना हो, या फिर अपनी सच्ची आंतरिक शांति को समझना हो, ये सब कुछ हमारे अपने जीवन को बेहतर और सुलझावा बनाने के लिए ही तो है। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज से अपने ध्यान और अपनी आंतरिक शांति को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठाने वाले हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।